हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल 9 स्टार क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम सुन के काफ़ी अच्छा लगता है और हमने ऑलमोस्ट 10th में काफ़ी पढ़ा हुआ है। तो उसमें इक्वेशन वगैरह किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से सॉल्व करते हैं, रूट निकालना, ये वो काफ़ी चीज़ें आपको पता होंगी। तो उन सभी चीज़ों का इसमें अपने को बेनिफिट मिल रहा होगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इसके बारे में जानना ज़रूरी है कि हम इसको क्यों पढ़ते हैं, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 11th 12th और एनी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हुआ, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम, सब में स्टार्ट से लेके लास्ट तक क्वाड्रेटिक का अपना यूज होता है। इसीलिए इसको 11th के स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है। और यही कंडीशन थी अपनी लॉगरिथम की। तो लॉगरिथम था, उसको भी मैंने आपको इसीलिए स्टार्टिंग में कवर कराया था। मैंने कहा ये वाला टॉपिक ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये आपका लास्ट तक पीछे नहीं छोड़ेगा। एंड सेम थिंग इसी तरह से ये है अपना क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक हुआ और ये लॉगरिथम, ये ऐसे चैप्टर हैं जो, और एक ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक जानकारी तो हम लोगों ने फिजिक्स में कवर कर चुके हैं, बट जो इन डेप्थ पढ़ेंगे वो हम इसी में पढ़ेंगे और शायद क्वाड्रेटिक के बाद ही उसको स्टार्ट कर देंगे हम। तो फिलहाल के लिए अभी बात करते हैं क्वाड्रेटिक के बारे में। तो आप हेडिंग डाल लो एक पेज के सबसे टॉप पे, काफ़ी सुनहरे शब्दों में जैसा भी लिख सको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो चीज़ देख लो। अच्छा, पहले तो ये मैं आपको बता दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो। उनके बारे में यदि आप जानते हो तो ही आप इससे अच्छे से डील कर पाओगे। यदि आपको उन टर्म्स के बारे में नहीं पता है, आप उसकी जगह इसको लिख रहे हो, उसकी जगह उसके लिख रहे हो, तो फिर आप गलती कर जाओगे वहाँ पे। देखो, जिसमें से एक आता है अपना क्या, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसको हम साथ ही साथ बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। यहाँ पे बोले क्वाड्रेटिक के लिए क्या होता है अपना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, द्विघात समीकरण। ये भी लिख लेना। इससे क्या है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके हिंदी नाम लेने से ही हमें कुछ आइडिया लग जाता है। द्विघात यानी कि दो घात। घात क्या होता है? पावर। तो यानी कि 2 पावर की जो इक्वेशन होती है उनको द्विघात समीकरण बोलते हैं। इतना ही काफ़ी नहीं, बाकी चीज़ें तो इन डेप्थ पढ़ेंगे ही हम। बस अभी के लिए मैं आपको एक नाम से ही बता देता हूँ कि क्या चीज़ें क्लियर हो रही हैं इससे। तो द्विघात समीकरण। तो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है इसको क्या बोलते हैं हम? द्विघात व्यंजक। द्विघात व्यंजक। ये व्यंजक खाने वाले नहीं है, ये व्यंजक ये मैथ वाला है। वो व्यंजन होता है शायद, व्यंजक नहीं होता है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये भी किसकी तरह है? यही द्विघात व्यंजक। दोनों आप ये कहो या ये कहो, एक ही बात है। द्विघात बहुपद। बहुपद एक से ज़्यादा पद हो जिसमें, उसको बहुपद कहते हैं। तो वहाँ पद भी एक से ज़्यादा ही होते हैं। देखो, मैं आपको एक कुछ लिखता हूँ यहाँ पे, फिर आपको बताना है कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ax² + bx + c। ये क्या है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यही कुछ बेसिक जानकारी है। यदि हम इनको नहीं पढ़ते, देखो अभी क्या है, इस पूरे लेक्चर में हम काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ेंगे जो बिल्कुल ये बेसिक रहेगा। और ओवरऑल ये लेक्चर जो अपना ये बेसिक रहेगा, यानी कि स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, बेसिक से लेके हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। अभी क्या है, स्टार्टिंग में छोटे छोटे टर्म्स होते हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, तो ये पहले कवर करना कंपलसरी है। और इनके बिना फिर इतनी दिक्कतें होंगी ना बीच में लेक्चर में, आप कहोगे कि यार ये तो पता नहीं, कभी तो आप इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन बोल रहे हैं, कभी इसको, कभी कह रहे क्वाड्रेटिक है ही नहीं है, कभी तो दिक्कतें आएंगी। यदि आप पहले से इन टर्म्स को डिफाइन करके रखोगे तो फिर आपको क्वाड्रेटिक एकदम हलवा लगेगा, बिल्कुल आसानी से खा सकते हो, बस कोई दिक्कत आएगा नहीं आपको। तो जो ये लिखा हुआ है ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं हम इसको, यानी कि द्विघात व्यंजक। ये व्यंजकों का द्विघात, 2 से अधिक घात है यहाँ पे, यानी घात पावर होती है 2 पावर की, द्विघात 2 पावर की एक दिया हुआ अपने को एक्सप्रेशन यहाँ पे। पर ये होना कंपलसरी है, ये तब तक
होगा ये द्विघात एक्सप्रेशन या द्विघात व्यंजक जब तक होगा जब तक a नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि जैसे ही a 0 हो जाएगा ना तो ये वाली टर्म्स क्या हो जाएगी 0, तो फिर ये एक घात की यानी कि पावर इसकी 1 रह जाएगी, तो ये 1 पावर की व्यंजक रह जाएगा, तो इसको फिर हम द्विघात व्यंजक नहीं बोलेंगे। यहाँ ये इसके बाद ये इसको हटाने के बाद ये एक्सप्रेशन तो रहेगा बट ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं रहेगा। हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। तो पहले मैं आपको एक्सप्रेशन के बारे में ही बोलूँ तो एक्सप्रेशन आप जो भी टर्म लिखोगे जहाँ पे कोई भी यानी कि आपके पास वेरिएबल्स होंगे इस तरह से 1 या 2 3 जितने भी होंगे वो सब के सब क्या होते हैं, सब के सब एक्सप्रेशन होते हैं। किसी भी टर्म्स को आप एक्सप्रेस कर रहे हो, उनको व्यक्त कर रहे हो आप, तो वो एक्सप्रेशन ही होता है। उसके आगे आप क्वाड्रेटिक लगा दो तो क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया जिसकी पावर 2 हो वो, और यहाँ पे जो एक कोफिशिएंट है इसका कोफिशिएंट ये होना चाहिए a नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोफिशिएंट 0 हो जाएगा ना तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा। समझ रहे हो? तो अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यदि आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। या फिर आप इसे क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल बोल सकते हो। पॉलिनोमियल क्या होता है? द्विघात बहुपद, यानी कि दो घात के बहुत सारे पद, यानी जिसकी ये 2 घात इसकी पावर 2 हो गई और इसके पास पद कितने हैं, बहुत कई सारे पद हैं, तो इसीलिए इसको पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब देखो यदि हम बात करें स्पेशली पॉलिनोमियल के बारे में कि पॉलिनोमियल क्या होता है, क्योंकि ये 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल, तो थोड़ा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, फिर आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो देखिए पॉलिनोमियल के बारे में मैं आपको बता दूं, पॉलिनोमियल यदि हम इसका इन जनरल फॉर्म देखें, पॉलिनोमियल की इन जनरल फॉर्म, तो इसका जो जनरल फार्मूला बोलो या फॉर्म बोलो, जनरल फार्मूला वो क्या होता है पॉलिनोमियल को हम जनरल फार्मूले में देखते हैं। देखो इस तरह से अपने पास कोई लिखा हुआ है a नॉट, यहाँ पे x की पावर लिखा हुआ है n, क्या बोला मैंने, a नॉट x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2। इस तरह से जो पावर है वो कुछ कम होते होते इस तरह से, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे ही यहाँ पे कुछ n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 2 लिखा हुआ है, सॉरी 1 लिखा हुआ है, एंड प्लस a n x की पावर 0। तो इस तरह से अपने पास कुछ टर्म लिखे हुए हों, जैसे a नॉट x पावर n, फिर a नॉट a1 a2 a3, ये ऐसा कुछ लिखा दिख जाए आपको तो आप समझ जाओ कि वो हमसे क्या कहलवाना चाह रहा है कि ये जो भी लिखा हुआ है इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल इक्वेशन भी होती है बट अभी ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन कब तक नहीं है, जब तक हम इसको किसी के साथ इक्वलिटी नहीं दिखा देते। इक्वेशन कब बनती है, जब हम उसको किसी के बराबर दिखा दें। अभी के लिए देखो जब इसकी बात किए थे हम, ये वाला, ये अभी इक्वेशन नहीं है, ये ओनली एक क्या है, एक्सप्रेशन है। आप इसको एक्सप्रेशन बोल दो, पॉलिनोमियल बोल दो, चाहे जो भी बोल सकते हो, बट अभी ये क्या नहीं है, इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन कब तक नहीं है, जब तक हम यहाँ पे किसी चीज़ से इसकी इक्वलिटी नहीं दिखा देते, तब तक ये इक्वेशन नहीं हो सकती। तो अभी हम पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या क्या है वो थोड़ा देखना जरूरी है। इस तरह से कोई भी लिखा हुआ है वो पॉलिनोमियल होगा, इस बात से हम सेटिस्फाइड हैं। बट यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो ये n है, n क्या होना चाहिए अपने लिए, तो n के लिए आप नोट करोगे ये जो n है ये होना चाहिए, n होना चाहिए होल नंबर, यानी कि जो भी ये n है ये क्या होना चाहिए, ये एक पूर्णांक होना चाहिए, सॉरी पूर्ण संख्या होनी चाहिए ये। तो n को हम ऐसे नहीं लिख सकते कि -1 ले लिया, -1/2 ले लिया या 1/3 ले लिया। ये एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 इस तरह से ये होल नंबर होना चाहिए n के लिए। यदि हम बात करें एक a नोट की, a नोट a1 a2 a3 ये सभी क्या होने चाहिए, देखो बात कर रहा हूँ मैं किनकी, a नोट a1 a2 डॉट 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 an, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए रियल नंबर। ये इसके लिए कंडीशन है, यानी कि a नॉट एक रियल नंबर होना चाहिए। यदि यहाँ पे ये इमेजिनरी नंबर आ गया, देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब जब क्वाड्रेटिक में इमेजिनरी आएगा तब तक दिक्कतें होंगी। यदि इमेजिनरी जैसी चीज़ नहीं है तो फिर आपको कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी।
तो वही चीज़ पॉलिनोमियल के साथ है। पॉलिनोमियल के में यदि यहाँ पे कोई भी इमेजिनरी नंबर आ जाता है तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। यदि जब तक यहाँ पे ये n होल नंबर हुआ और ये यहाँ पे रियल नंबर है, x फिर चाहे जो भी आएगा वो देखा जाएगा, कुछ भी आ सकता है, उस पर हमें कोई दिक्कत है नहीं। बट जो कंडीशन है वो यही है, यदि ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है तो वो क्या है, पॉलिनोमियल है। क्लियर। यदि अब मैं आपसे कहूँ कि इस पॉलिनोमियल की पावर क्या है, यदि इसकी पावर पूछे हमसे कोई, पावर, इसकी पावर ऑफ पॉलिनोमियल दिस, और इसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ ये x, इस तरह से पॉलिनोमियल ऑफ x, यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। मैं कहूँ पॉलिनोमियल ऑफ x की आप पावर बताओ मुझे, इसकी पावर क्या होगी। तो पावर वही होती है जो सबसे ज़्यादा बड़ी पावर होती है, उसी को हम उस इक्वेशन की या उस जो भी पॉलिनोमियल है उसकी हम उसको पावर बता देंगे। तो यहाँ पे जो पावर होगी वो क्या होगी, n। पर उसके लिए आपको एक कंडीशन, एक शर्त होगी, क्योंकि वहाँ पे यदि पावर n तब होगी जब a नोट ये a नोट बोल रहा हूँ मैं इसको, a0 जो है a नोट, ये नोट इज इक्वल टू होगा 0 के। देखो यदि मैं आपसे बोलूँ पावर ऑफ p ऑफ x, यानी कि पॉलिनोमियल इक्वेशन की, या जो भी है, अभी इक्वेशन नहीं है क्योंकि इक्वलिटी नहीं दिखाई है हमने। यदि मैं बोलूँ आपसे इस पॉलिनोमियल की पावर क्या होगी, पावर ऑफ पॉलिनोमियल x, तो वो होगी n। कब, जब a नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये टर्म 0 हो गई ना, तो ये टर्म 0 होने का मतलब है ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और ये पूरी टर्म 0 हो गई तो फिर पावर n जैसा कुछ रहेगा नहीं। तो फिर बोलेंगे हम जो हाईएस्ट पावर होगी वो होगी n-1, और n-1 के लिए भी ये फिर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये पावर निकालने का तरीका है, यानी कि जो भी हाईएस्ट पावर होती है, सबसे बड़ी पावर होती है, उसी को हम उसकी पावर बोल देते हैं। तो पॉलिनोमियल के बारे में यही कुछ बेसिक आइडिया था। पॉलिनोमियल देखो, आप कुछ भी जो भी लिखोगे, यहाँ पे मैंने लिखा आपको 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, तो ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। ये एक क्या पॉलिनोमियल है, यानी कि एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन बोलो या पॉलिनोमियल बोलो, एक ही बात है। इसको हम इक्वेशन नहीं बोल सकते अभी। क्लियर। अब यदि मैं आपसे कह दूं यहाँ पे कि ये बराबर है 0 के, अब ये क्या बन जाती है, इक्वेशन। तो ये अंतर आपको पता होना चाहिए कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। इनमें यदि आपको डिफरेंस पता है, यदि आपको किसी ने लिख दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखी हुई है और आपने उसको एज ए कंसीडर कर दिया इक्वेशन के, तो फिर दिक्कतें आ जाएंगी। इसीलिए आपको जो टर्म्स हैं उनके बारे में एकदम से क्लियर होना ज़रूरी है। तो पॉलिनोमियल के बारे में आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, आप मुझे बताओगे, आपसे मैं कहूँगा कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कुछ 6, ये आपके लिए 6 है एंड यहाँ पे है 0। क्या ये दोनों पॉलिनोमियल हैं या नहीं है, या फिर कोई एक है और वो है भी तो उसकी मुझे पावर बताओ। ये क्वेश्चन है आपके लिए। तो देखिए पहले इसके लिए देखते हैं हम, क्या ये पॉलिनोमियल है। जी हाँ, ये पॉलिनोमियल है एंड इवन ये भी पॉलिनोमियल है। किस तरह से, अब वो आप देखिए, क्या 6 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 6x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा 6। तो ये इस फॉर्मेट में लिख गया ना, a नॉट x की पावर n प्लस, इस तरह से आप चाहे जितने भी टर्म दिए वो, यदि वो इस फॉर्मेट में आपको दिखाई दे रहे हैं तो वो पॉलिनोमियल होगा, उसमें आपको दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। क्योंकि देखो अब यहाँ पे यदि हम बोलेंगे इसकी पावर क्या है, तो इसकी पावर बोलेंगे तो पावर क्या है, देखो ये एक, इसको हम स्पेशल नाम भी देते हैं, इसको हम स्पेशल नाम, ये क्या है, कांस्टेंट पावर पॉलिनोमियल है। इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट पावर पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पावर कैसे होती है, इसकी पावर होती कितनी है, तो इसकी पावर हो जाएगी 0, यानी कि इसकी पावर हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो कांस्टेंट, ये इसके बारे में पता चल गया आपको। अब 0 क्योंकि पावर 0 रखेंगे तभी ये आ सकता है, यानी कि इसको हम इसके अलावा और कुछ नहीं लिख सकते, हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा आपके दिमाग में कुछ आ रहा हो तो मुझे बताइए। आप यहाँ पे पावर 1 करोगे तो ये 6x हो जाएगा, 6 नहीं रहेगा। इस 6 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। और जब जो पावर क्या होती है, हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 0, तो इसीलिए पावर इसकी 0 हो गई। और ये एक कांस्टेंट पावर, यानी कांस्टेंट पावर क्यों, क्योंकि आप इस तरह से
लिखोगे ना, जिनके साथ में जिनकी भी पावर 0 होती है तो हमेशा उनकी पावर 0 ही होगी, क्योंकि इससे बड़ी पावर आ नहीं सकती। जितने भी कांस्टेंट टर्म होते हैं इनको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पावर पॉलिनोमियल। जितने भी कांस्टेंट टर्म होते हैं उनको कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अभी इसकी पावर बताओ आप मुझे, इसकी पावर बताइए मुझे आप। इसमें थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा आप लोगों को, कुछ ने तो बोला होगा ये कौन सा अलग है, ये भी तो कांस्टेंट है, तो इसकी भी पावर क्या हो जाएगी? 0। इसकी पावर 0 नहीं है। मैथमेटिशियन इतने बेवकूफ़ भी नहीं है कि वो बिना रीचेक किए कोई भी इस तरह से चीज़ें रख देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो देखिए इसके बारे में बात करते हैं, और इसके बारे में बात करने से पहले कुछ तो रफ करना पड़ेगा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि देखो मैं बोलूँ आपसे कि मैं 0 को इस तरह से लिख रहा हूँ, 0 × x की पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ? 0 × x की पावर 2, इसका मतलब हुआ 0, क्योंकि 0 के साथ आप किसी भी संख्या का या किसी भी नंबर डिजिट जो भी हो मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब किसी लड़के ने बोला कि ठीक है मैं तो 0 के साथ गुणा करना चाहता हूँ x की पावर 5, मेरे को ये लगता है, अब बताओ क्या आएगा? तो 0 × x की पावर 5 करने पर क्या आता है? 0। तो आप चाहे यहाँ पे पावर जो चाहे रख लो, क्योंकि वो ओवरऑल मल्टीप्लाई होकर 0 ही आने वाला है। तो अब आप मुझे बताइए उस वाले बंदे के लिए जिसने बोला था 0 × x की पावर 2 है, उसने कहा कि इसकी पावर क्या हो जाएगी? पावर क्या होती है? हाईएस्ट पावर को पावर लेते हैं हम, तो उसने कहा कि इसकी पावर 2 है। लेकिन उसी क्वेश्चन को सेम किसी दूसरे लड़के ने सेम क्वेश्चन को बोला कि मेरी पावर आ रही है जो हाईएस्ट वो आ रही है 5, और मैंने तो बोल दिया कि मैं तो 5 नहीं 51 ले रहा हूँ, तो पावर क्या होगी? 51। तो इस तरह से हम इसमें क्लियरिफाई नहीं कर सकते कि पावर, सबसे बड़ी पावर हम क्या लें। आप चाहे जो रख सकते हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम, इसकी जो पावर है वो क्या है? नॉट डिफाइन। तो जो 0 होता है उसकी पावर क्या होती है? नॉट डिफाइन। इसको जो मैथमेटिशियन है उन्होंने इसको डिफाइन ही नहीं किया। इसको उन्होंने डिफाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि आप इसकी पावर क्या रखोगे? उसको कुछ भी रख सकते हो, 0 हो जाएगा। तो ये पूरा जो मैंने बताया आपको पॉलिनोमियल के बारे में, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि इतना बेसिक आइडिया आपको रहेगा तो फिर आपको चीज़ों को पढ़ने में मज़ा आएगा। तो पॉलिनोमियल के बारे में इतना ही बात करेंगे हम। इसको मैं रफ करता हूँ पॉलिनोमियल को इसमें से हटाते हैं। आई थिंक आपको पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। अभी आप इसको पॉलिनोमियल को और आगे भी पढ़ोगे थोड़ा बहुत, जैसे जैसे चलता रहेगा। तो अभी बात चल रही थी किसकी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये तो पॉलिनोमियल वो क्वाड्रेटिक नहीं था, वो पॉलिनोमियल था। आप चाहे वो अब देखो मैं बोल रहा हूँ आपको कि इस तरह से लिखा हुआ है ax², या फिर पहले मैं आपको इस तरह ax + b बराबर 0 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ax² + bx + c बराबर को भी हटाइए इस तरह से, एंड एक लिखा हुआ ax³ + bx² + c जो भी है, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है 4x4 + 3x² - 2, इस तरह से लिखा हुआ है। और एंड यहाँ पे तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको तो ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या, देखो ये फॉर्मेट तो वही है ना, फॉर्मेट क्या था अभी जो लिखे थे हम वही फॉर्मेट है। तो ऐसे जो अपने पास ये लिखा हुआ होता है, इस तरह से एक्सप्रेशन होती है, उसको बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या है? जिसकी पावर 1 होती है वो क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल होता है। एंड जिसकी पावर हो जाती है 2 उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलेंगे हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये हो गया। इसके बाद यदि पावर 3 हो जाती है तो इसको बोलेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड पावर 4 होने पर, यदि पावर 4 होने पर 4 हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम बाई क्वाड्रेटिक, यानी कि 2 बार क्वाड्रेटिक इसमें बन जाएगा अपना। तो इसको क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो और यदि हाँ इसके बाद आप 5 लेते हो तो उनका कोई स्पेशल नाम नहीं होता है, तो वो उस तरह से उसको फिर बोलेंगे, यानी कि 5 क्वाड्रेटिक है तो उसको बोलेंगे यानी कि पावर 5 की पॉलिनोमियल।
तो पावर 5 का पॉलिनोमियल, पावर 7 पॉलिनोमियल, उस तरह से फिर उसको पावर के नाम पे ही उसका नाम हम रख देते हैं। बाकी जो ये 4 टर्म है ये फिक्स होती है कि इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, इसको पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, पावर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से ये इनके कुछ बेसिक नाम है। तो पॉलिनोमियल में आपको जितना बताया था वो आप उतना याद रखना। तो अभी अपने जो काम की चीज़ है वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। और इसी को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, यानी द्विघातीय व्यंजक। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है इसी को मैं यदि कर दूं यहाँ पे क्या बराबर 0, तो वो बन जाता है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं बात करूँ आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो वो क्या होती है, ax² + bx + c बराबर 0, ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे ये क्या बन जाती है, एक इक्वेशन बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे साइन आ गया इक्वलिटी का। एंड यहाँ पे भी आपको याद रखना होगा कि जो यहाँ पे आप लिख लेना, जो a है वो क्या है, नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि जैसे ही ये a 0 हो जाएगा, a क्या है, a है x² का कोफिशिएंट। जो x² का कोफिशिएंट है, यदि ये 0 हो जाता है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, फिर ये यानी कि इसकी पावर 2 नहीं रह जाएगी, तो इसकी पावर हो जाएगी 1, तो फिर ये वही लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बजाय क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन। तो हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसके लिए हमको ये दिखाना पड़ेगा कि जो a है, यानी कि जो यहाँ पे x² का जो ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ये क्या होना चाहिए, नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ये हो गया, 0 होने पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं आपसे इनइक्वालिटी की। इनइक्वालिटी हालांकि हमने देखो, मैंने कहा ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें लॉगरिथम की भी चमकेंगी यहाँ पे, क्योंकि लॉगरिथम इनइक्वालिटी ऑफ लॉगरिथम हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, उसमें बस इनइक्वालिटी को ही सॉल्व किया हमने। तो वही चीज़ है, यदि मैं आपसे कहूँ कि ax² + bx + c ग्रेटर देन हो 0 के, तो इसको बोलेंगे हम इनइक्वालिटी। ये इक्वेशन नहीं है, ये एक इनइक्वालिटी है, यानी कि यहाँ पे कोई भी चीज़ इक्वल नहीं है, या तो वो ग्रेटर देन है या लेस देन है। इवन वो ग्रेटर यानी कि इक्वल भी हो सकती है, इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है इनइक्वालिटी में। तो इस तरह से लिखते हैं हम किसी भी चीज़ को, तो वो होती है इनइक्वालिटी। आप साइन को इस तरह से भी कर सकते हो, यानी कि लेस देन कर सकते हो, ओनली लेस देन कर सकते हो, तो ये होती है इनइक्वालिटी। इसके बारे में मैंने आपको लॉगरिथम में अच्छे से पढ़ा दिया है, तो इसके बारे में ज़्यादा बात करने जैसा कुछ नहीं है। और वैसे भी नाम से ही पता चल रहा है, जो इक्वल नहीं है इनइक्वालिटी। और इक्वेशन की तो आपको पता ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें इक्वलिटी हमें शो कराई जाती है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम बात करते हैं, थोड़ा बहुत बात करेंगे हम, यानी कि रूट ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन के रूट क्या होते हैं, यानी कि रूट लेना आपने खूब अच्छे से पढ़ा होगा 10th क्लास में। यानी कि रूट यानी रूट को हिंदी में बोलते हैं मूल किसी भी इक्वेशन के। अब क्या यहाँ से आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ना है ना। अब ये क्वाड्रेटिक क्यों, क्योंकि इसकी पावर 2 है, इक्वेशन तो ये है ही है, इक्वलिटी लगा हुआ है। तो यदि हमें किसी भी इक्वेशन के हमें रूट निकालने हों, तो उसके लिए हम क्या करते हैं। अब ये तो आप समझ ही गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, यानी कि x के वो सभी मान आएंगे इसमें जिनके लिए ये संतुष्ट होगा, यानी कि ये जो इक्वेशन है वो संतुष्ट होगी x के उन सभी मानों के लिए। तो उन्हीं जो x के जो मान होते हैं ना, उन्हीं को हम रूट बोलते हैं। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये इसको संतुष्ट करेंगे, जो वैल्यूज इसको संतुष्ट करेंगी, वो x की वैल्यूज क्या होती हैं, रूट होती हैं। और वो आपने कई तरीके से निकाले, फैक्टराइजेशन करके, और उसके अपने पास लगभग 3 से 4 मेथड होते हैं। तो 3 मेथड होते हैं, तो उनमें से आप एक फैक्टराइजेशन हो गया। तो फैक्टराइजेशन तो आप सबने पढ़ा होगा, वो मैं आपको और यहाँ पे थोड़ा बता दूंगा, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है आपका स्क्वायर बना के, यानी कि उसका पूर्ण वर्ग बना के स्क्वायर बना, कंप्लीट स्क्वायर करके भी हम रूट निकाल सकते हैं। और एक अपना जो होता है, अपने इंडियन के ही मैथमेटिशियन है श्रीधराचार्य, एक वो होता है, उससे भी हम इनको निकाल सकते हैं। तो अभी के लिए बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट हैं वो किस तरह से निकालते हैं हम। तो यहाँ पे हेड, इसको मैं एक बार सबको रफ कर देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत है नहीं। जब हम रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हम एक चीज़ और पढ़ रहे होंगे, वो होगा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो यहाँ पे हेडिंग डालो, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके साथ साथ मैंने बोला आपसे यहाँ पे एक हेडिंग, इसको भी रफ कर देता हूँ मैं, इसका भी काम नहीं है।
इसके साथ साथ हमें एक चीज़ और पढ़नी है, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एक तो उसके रूट निकालना, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोनों चीज़ों के बारे में मैंने आपको इसके लिए क्या बताया कि जो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या होती हैं, एक्स की वो वैल्यूज़ जिनके लिए जो इक्वेशन है अपनी वो क्या संतुष्ट हो जाए। क्लियर, एक्स की कोई भी वो वैल्यू हो सकती है। तो ये हो गई रूट ऑफ इक्वेशन के लिए। इसी तरह से मैं बात करूँ आपसे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन के लिए, तो ये क्या होता है पहले आप इसमें देख लीजिए। मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x, ये लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है, क्योंकि यहाँ पे a नॉट इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 0। a नॉट इज इक्वल टू 0 क्यों, यहाँ पे जो अपना कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो क्या है 1 है यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ और, एक टर्म है इसके लिए, जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है यहाँ पे क्या है 1 है। देखो मैं आपको वो यहीं पे बता देता हूँ, जो ये क्या इक्वेशन थी अपनी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। जो इसका ये कोफिशिएंट होता है, इसका एक नाम होता है, इसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको, लीडिंग, क्योंकि यही लीड करता है पूरी इक्वेशन को। तो लीडिंग ऑफ, ये क्या है लीडिंग ऑफ इक्वेशन, लीडिंग ऑफ कोफिशिएंट। ये लीडिंग ऑफ कोफिशिएंट क्यों है, क्योंकि ये लीडिंग ऑफ कोफिशिएंट इसलिए है क्योंकि ये ही डिफाइन करता है कि ये इक्वेशन कौन सी होने वाली है। क्योंकि यदि ये जो सबसे बड़ी पावर कौन सी है, जो सबसे बड़ी पावर होती है उसका जो कोफिशिएंट होता है उसी को हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उसी से डिसाइड कर पाते हैं कि ये इक्वेशन है कौन सी, तो इसीलिए इसका नाम लीडिंग ऑफ कोफिशिएंट होता है। और इसी तरह से जो पॉलिनोमियल पढ़े थे, पॉलिनोमियल में भी हमने क्या लिखा था, फर्स्ट टर्म क्या था a नॉट एक्स की पावर n, एक्स की पावर n ये सबसे बड़ी पावर थी अपनी, जब a नॉट इज इक्वल टू 0 था तो ये सबसे बड़ी पावर थी। तो जो यहाँ पे a नॉट था इसको भी हम लीडिंग ऑफ कोफिशिएंट बोलेंगे। ये भी क्या है अपना लीडिंग ऑफ कोफिशिएंट, ये वर्ड आप याद रखना, क्योंकि इससे क्या थोड़ा अपने को एक्स्ट्रा नॉलेज रहेगी। बाकी ऐसा यूज जैसा तो कुछ नहीं कि इसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ऐसा तो नहीं है, बट फिर भी हमको पता होना चाहिए कि लीडिंग कोफिशिएंट होता क्या है। तो इसके लिए बात कर रहे थे हम। अब इसके रूट्स निकालने हैं हमको। तो रूट्स किस तरह से निकालते हो आप, एक तो आपने पढ़ा हुआ फैक्टराइजेशन, तो उसी के बारे में देख लेते हैं एक बार, फैक्टर किस तरह से करते हैं। तो देखिए फैक्टर करने, सॉरी यहाँ पे 4x नहीं है, ये 4x होली। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है, हम उसमें क्या करते हैं, पहले हम करते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि जो अपना ये कांस्टेंट टर्म होता है उसका करते हैं हम लीडिंग कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या 1 है, अभी कुछ नहीं है तो 1 होता है वहाँ पे, तो 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई करते हैं। पहले जो भी आता है उसको हम मान लो कि यहाँ पे रख दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 4 आता है, इसको एक साइड में अपने दिमाग में रखा हुआ है हमने अभी के लिए। तो जो अपना मल्टीप्लाई करके 4 आ रहा है, यहाँ पे 2 भी होता तो यहाँ पे हमको 8 लेना होता, तो अभी के लिए 1 था तो इतना ही रखेंगे। तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे साइड में रख लिया, क्लियर, अभी कुछ नहीं किया। अब बात करते हैं हम बीच वाले टर्म के लिए, ये होता है इसके फैक्टर करने होते हैं। फैक्टराइजेशन किस वजह से, इसकी वजह से होता है। तो अब हमें कुछ ऐसा टर्म देखना है जिनको सम करने के बाद उनका सम आना चाहिए -4x, सम क्या आना चाहिए -4x, और जो उनका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए 4। तो ऐसे अपने पास 2 डिजिट्स हैं, -2 एंड -2, ये 2 ऐसी नंबर है हमारे पास जिनको आप सम करोगे तो -4 आएगा एंड मल्टीप्लाई करोगे तो ओनली 4 आएगा। तो इसी तरह से हम फैक्टर करते हैं, इसी को फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो अब क्या करना है, इस वाले नंबर को स्प्लिट कर देंगे हम। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम, इसको एज इट इज लिख लो x²। अब ये वाला नंबर स्प्लिट करना है हमको, किस में, -2x एंड -2x में स्प्लिट कर दो इसको। -2x कितना हो गया, -4x, स्प्लिट हो गया। एंड जब -2x और -2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओवरऑल बन जाता है 4x², क्योंकि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ चल रही है कि हमको मल्टीप्लाई करके 4x² चाहिए, क्योंकि इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी इसके साथ नहीं, इस पूरे के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि जो सबसे बड़ी पावर होती है उसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे उसके साथ। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए 4x²। तो अब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 4x² आ जाएगा। इसको स्प्लिट कर दिया हमने और इसको एज इट इज रख दो।
ये होता है फैक्टराइजेशन कंप्लीट तरीके से। अब क्या है, अब इसके आप दो दो के पेयर बना लो इस तरह से, इसमें से आप एक x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचा अपने पास x माइनस 2, एंड यहाँ पे -1 कॉमन ले लो आप। -1 क्यों कॉमन क्यों ले रहे हैं, सॉरी -2 कॉमन ले लो। -2 इसलिए ले रहे हैं हम क्योंकि हम कंडीशन कुछ ऐसी बना रहे हैं कि जो दोनों अपने कोष्टक के अंदर वाली संख्या है जो वो क्या नहीं है, जो नंबर से वो एक जैसे आ जाए। तो यदि -2 हम इस वाले पेयर से कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचता है अपने पास x -4 -2, क्योंकि -2 कॉमन लिए हम, तो इसमें से आप -2 कॉमन लोगे तो -2 बाहर निकालोगे तो कितना बच जाएगा वहाँ पे -2। तो अब ओवरऑल क्या बचा अपने पास, यहाँ पे एज इट इज रख दो 0 को, 0 एज इट इज, तो यहाँ हो गया अपना x -2 इंटू x -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जो x की वैल्यूज है वो क्या आई है 2,2, यानी कि जो x की वैल्यूज है वो क्या है 2,2, यानी कि 2 वैल्यूज आई है अपने पास, इनको बोलते हैं हम रूट्स। ये क्या है अपने रूट्स हैं, यानी कि इसमें रूट्स कितने मिले हमको, 2 रूट्स मिले। अब मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन इसी क्वेश्चन को रखता हूँ एज इट इज। यदि मैं बात करूँ आपसे सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन क्या होता है, पहले तो आप लिख लीजिए डिफरेंस। सॉल्यूशन के बारे में आप लिख लो, पहले एक पॉइंट डाल लो यहाँ पे। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है ना कि डिफरेंट रियल वैल्यूज होती हैं। यहाँ पे लिखो आप डिफरेंट रियल वैल्यूज, डिफरेंट रियल वैल्यूज जो इक्वेशन को संतुष्ट करती हो, जो इक्वेशन को संतुष्ट करती हों। देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, सॉल्यूशन में क्या बात कर रहे हैं हम, यानी कि डिफरेंट रियल वैल्यूज होनी चाहिए जो इक्वेशन को संतुष्ट कर। कौन सी रियल वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट टर्म है इसके लिए, इसको आप अंडरलाइन कर दो, इसके लिए अंडरलाइन कर दो, और हाँ और इसके लिए पूरा ओवल और ये कर ही दो आप डिफरेंट रियल रूट्स, सॉरी डिफरेंट रियल वैल्यूज़। जो ये डिफरेंट रियल वैल्यूज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशंस को जानने के लिए। तो यहाँ पे कहने वाली बात क्या हुई, डिफरेंट रियल वैल्यूज जो इक्वेशन को संतुष्ट करते हो। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए इस इक्वेशन के डिफरेंट रियल वैल्यू क्या क्या है अपने पास। डिफरेंट होने चाहिए, रियल होने चाहिए। 2 रियल है ये तो हम मानते हैं, ठीक है, लेकिन डिफरेंट तो डिफरेंट तो है नहीं, दोनों 2 दोनों सेम है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे जो इसके सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ x² -4x + 4 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्या हो जाएगा 2 कौन सा, ये वाला 2। तो सॉल्यूशन है कितना वैसे, एक सॉल्यूशन नंबर। अच्छा मैं आपसे ये लिखने की बजाय नंबर लिख देता हूँ, नंबर ऑफ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ x² -4x + 4 = 0 कितने हो गए 1। कि नंबर की बात कर रहा हूँ, कितने सॉल्यूशन है। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने हैं, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एक है और वो क्या है 2। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो 2 है ओनली, लेकिन रूट क्या है, रूट है 2,2, यानी कि रूट की बात करेंगे तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं चलेगा कि दोनों डिफरेंट वैल्यूज होनी चाहिए। बस इतना पता होना चाहिए रूट के लिए कि जो भी वैल्यूज़ एक्स यानी इक्वेशन को संतुष्ट करती है, यानी कि एक्स की जो भी वेरिएबल टर्म एक्स है अपने पास, उसकी ऑल वैल्यूज़ के लिए, यानी कि किसी भी वैल्यू के लिए यदि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है तो हम उन एक्स की सभी वैल्यूओं को क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। और क्वाड्रेटिक की बात हो रही है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक में हमेशा यानी कि 2 पावर की इक्वेशन होती है तो उसके रूट्स भी 2 ही आएंगे, ये आप याद रखना। क्वाड्रेटिक के लिए क्यूबिक होती है, क्यूबिक इक्वेशन यानी कि क्यूबिक के लिए जो क्यूब है पावर में तो उसके रूट्स 3 आएंगे, लेकिन सॉल्यूशन कितने आएंगे उसके बारे में हम नहीं कह सकते, क्योंकि सॉल्यूशन देखो अभी के लिए क्या हो सकता है कि सॉल्यूशन एक भी ना आए, सॉल्यूशन एक भी ना आए लेकिन रूट 2 आ जाए, तो उसके बारे में हम नहीं कहते। देखो मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। इसको मैं रफ करता हूँ एक बार, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है, कौन सी, x² + 1 = 0। ये एक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि जो इसकी पावर है वो 2 है और जो x² का कोफिशिएंट है वो = 0 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, इसमें हमको कोई दौरा नहीं है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x² = क्या हो जाएगा -1, और यहाँ पे यदि हम x की वैल्यूज निकालते हैं
तो वो क्या निकल के आएंगे, x की वैल्यू जो आएंगी √-1 और एक आएगा -√-1। ये x की वैल्यू। अब आपको पता होगा ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स अभी आपने पढ़ा नहीं है, जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, बट आपको बेसिक आइडिया होगा। जो √-1 होता है ना, इसको हम आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आयोटा बोलते हैं। और इसको बोलेंगे माइनस आयोटा। तो आयोटा आई थिंक ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू जो आई है वो क्या आई है, आयोटा और माइनस आयोटा। और आयोटा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी इमेजिनरी संख्या है, इमेजिनरी नंबर है ये। तो यहाँ पे जो नंबर्स आ रहे हैं वो कैसे, इमेजिनरी नंबर हैं, लेकिन रूट कितने हैं, रूट नंबर ऑफ रूट बोलूँ मैं आपसे, यदि मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ रूट्स है यहाँ पे 2। नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, 2 है यहाँ पे। लेकिन मैं इसके लिए बात करूँ, अब इसके लिए बात करूँ मैं कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं। क्या बात कर रहा हूँ मैं अब, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है इसके 0। क्यों? क्योंकि हमने साफ साफ लिखा हुआ है डिफरेंट रियल वैल्यूज़ जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती हो। तो यहाँ पे डिफरेंट तो बाद की बात है, पहले तो ये रियल वैल्यूज ही नहीं है, ये तो इमेजिनरी वैल्यूज हैं। तो इमेजिनरी वैल्यूज में हम कैसे कह सकते हैं कि इसके कुछ सॉल्यूशन भी होंगे। तो कहने वाली बात यह है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट तो हो सकते हैं और होंगे ही, वो तो यानी कि जितने पावर की इक्वेशन है उतने ही उसके रूट मिल जाएंगे हमको। वो अलग बात है कि रूट सेम हो, जैसे कि पिछले वाले एग्जाम्पल में दोनों 2 आ रहे थे तो सेम रूट थे, तो वो एक अलग मैटर है। बट उसका कंपलसरी नहीं है कि उसके सॉल्यूशंस भी हों। आपने यहाँ पे देख लिया होगा, हाँ हो सकता है कि 2 रूट है तो 2 सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अपने पास दिया हुआ है x² - 5x + 3 एंड यहाँ पे दिया हुआ है 2। ये दिया हुआ है अपने लिए, क्लियर। और यहाँ पे आप माइनस लगा लो, बस इस तरह से कुछ दिया हुआ है। हमें एक इक्वेशन है और बराबर में क्या है, 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा कि इसके रूट्स क्या आने वाले हैं और सॉल्यूशन क्या आने वाले हैं। तो देखिए आप इसको वही फैक्टराइजेशन लगाएंगे, इसमें फैक्टराइजेशन ही हम प्रेफर करेंगे फर्स्ट टाइम में। बाद में जैसे ही मैं आपको आगे वाली चीज़ें पढ़ा दूँ, जैसे कि अपना द्विचार्य हो गया और स्क्वायर बनाने वाला, ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी के लिए आप ये देख लीजिए फैक्टराइजेशन देखो इसके। तो यदि अब मैंने क्या बोला, पहले आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, सबसे लास्ट वाली सबसे फर्स्ट वाली, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है अपने पास, यानी कि 3 × 2 6, यानी कि -6x²। तो इतना तो फिक्स है कि मल्टीप्लाई करके आना चाहिए -6x², और उनका जो सम करके आना चाहिए वो आना चाहिए -5x। तो यहाँ पे अब हम इसको स्प्लिट करते हैं बीच वाले को, 2x², इसको करते हैं हम -3x, और इसको प्लस कर लेना, -3x -2x, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ये +6x² चाहिए हमको, क्योंकि ये प्लस कर दिया है मैंने। उससे क्या है कि तो फैक्टराइजेशन सही से नहीं हो रहे थे। तो 2x² -3x -2 + 3, देखो मैंने इसको स्प्लिट किया है, इसको स्प्लिट किया -3x और -2x में। तो -3x और -2x क्या होता है, माइनस के 5x, -3x और -2 -5x हो गया। एंड इनका मल्टीप्लाई करें हम तो क्या हो जाएगा, प्लस के 6x², तो स्प्लिट हो गया, बस बराबर 0। अब आप इसको सॉल्व करो, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, ओनली x कॉमन आ रहा है। तो x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचेगा 2x - 3, क्लियर। 2x - 3 यहाँ पे कॉमन बच रहा है अपने पास। यहाँ पे हम +1 ले लो, +1 लेने से ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो -1 कॉमन लेते हैं यहाँ पे हम, तो -1 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 2x, और माइनस कॉमन लेने से ये -3। तो ओवरऑल क्या निकल के आई जो अपनी इक्वेशन है वो इस तरह से कुछ है, x - 1 × 2x - 3 = 0। अब यहाँ पे हम x की 2 वैल्यू आ रही है अपने पास। x की कौन कौन सी वैल्यूज आ गई, एक आ गया x = 1 और एक आ गया 2x = 3, यानी कि x = 3/2। एक क्या आ गया, x = 3/2। यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया है, देखो यहाँ तक मैंने वही 10th की चीज़ें की है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। आप सोच रहे होंगे पता नहीं क्या चल रहा है, तो वही 10th की बेसिक चीज़ें हैं, उन्हीं पे अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था। आज का जो लेक्चर रहेगा वो बेसिक रहेगा, एकदम आप शांत मन से बड़े आराम से एंजॉय करते हुए पढ़िए बस। तो यहाँ पे जो x की 2 वैल्यूज आई, x = 1 और x = 3/2। तो यहाँ पे अब मैं कहूँगा आपसे, इसको मैं रफ करता हूँ, ये आपने लिख लिया होगा।
क्योंकि जो पॉइंट्स होते हैं ना उनको स्टार हैशटैग मार के लिख लिया करो। अब मैं इस इक्वेशन के लिए बोल रहा हूँ आपको नंबर ऑफ रूट्स, इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, तो वो है अपने पास 2। नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं 2। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कितने हैं 2, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, यानी कि x की डिफरेंट रियल वैल्यूज, तो ये 1 भी रियल वैल्यू है, 3/2 भी रियल वैल्यू है। तो यहाँ पे अब आपको समझने वाली बात यह है, यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट और सॉल्यूशन बराबर भी हो सकते हैं और सॉल्यूशन कम भी हो सकते हैं और सॉल्यूशन 0 भी हो सकते हैं, लेकिन रूट तो क्वाड्रेटिक है तो 2 तो होंगे ही। तो ये समझने वाली बात थी यहाँ पे, और बाकी ये सब निकालना तो आपको आता ही है, ये मेरा मतलब नहीं था बताने को ये, लेकिन आपको ये पॉइंट हमेशा कहीं ना कहीं आपसे टकराएगा। जब भी आप कंपटीशन लेवल में किसी में भी जाओगे तो ये आपको मिलेगा ही मिलेगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर आप क्यूबिक इक्वेशन कुछ भी दे देगा, और वहाँ पे आपको यानी कि आप क्या करोगे, रूट निकालोगे और आप उन्हीं को सॉल्यूशन समझ बैठोगे। आप क्या कहोगे कि यही तो सॉल्यूशन आ रहा है इसके, आपने रूट निकाले, आपने कहा कि x की इन वैल्यूज पर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है, आप यही दिमाग लगाओगे। उसके बाद आप बोलोगे कि जब इतनी इन वैल्यूज पर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है तो फिर यही इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। ऐसा नहीं है, सॉल्यूशन होते हैं केवल रियल वैल्यूज, वो भी डिफरेंट। यदि x की आपके पास दो एक जैसी सेम वैल्यूज आ रही हैं तो हम वहाँ पे दोनों को एक ही कंसिडर करेंगे सॉल्यूशन के लिए, लेकिन रूट के लिए वो 2 हैं। रूट की बात होगी तो वो अलग अलग रहेंगे, लेकिन सॉल्यूशन की बात होगी तो वो डिफरेंट को ही डिफरेंट मानेंगे, अदरवाइज वो हमारे लिए एक ही कंसीडर होगा। और यदि वो रियल नंबर नहीं है तो 0 सॉल्यूशन है। ये आप एकदम से क्लिक कर लो दिमाग में, स्टार मार करके लिख लो, ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं ज़रूर टकराएगी। तो ऐसे पॉइंटों को आप जाने मत दिया करो। तो ये बात हो गई किस पे, सॉल्यूशन और रूट्स पे। इसके बाद अब मैं आपसे बात करूँगा आइडेंटिटी की। देखो अभी तक किस किस की बात कर ली हमने, एक्सप्रेशन हो गया, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो तो एक ही बात है, और अपना हो गया। उसके बाद हमने किसकी बात की, सॉल्यूशन की बात कर ली हमने, रूट्स की बात कर ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ओवरऑल चलेगा ही, लेकिन अभी हमने उसका बेसिक आइडिया ले चुके हैं कि होता क्या है। अब इसी तरह से बात करते हैं आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी क्या होती है, तो इसको मैं सबको रफ करता हूँ एक बार। देखो आइडेंटिटी के बारे में, इसका मैं आपको हिंदी वर्ड बोलूँगा ना तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। हिंदी वर्ड से क्या है कि चीज़ें एकदम नाम लेने से ही कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि पता चल जाता है। देखो आइडेंटिटी का मतलब होता है सर्व समीका। सर्व मतलब सभी के लिए, समीका मतलब समान हो, यानी कि जो सभी के लिए सही होगा ना उसको बोलते हैं हम सर्व समीका। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी इक्वेशन दी हुई हो, कोई भी एनीबॉडी इक्वेशन दी हुई है, और उसमें जो भी वेरिएबल टर्म्स है अपने पास x y z अदरवाइज जो भी है एनीबॉडी, तो उसके यानी कि किसी भी वैल्यू के लिए आप जो चाहो पुट करो उसकी जगह पे। यदि वो उसकी वैल्यू मतलब वो उसको सेटिस्फाइड करता है, वो उसको संतुष्ट करता है इक्वेशन को, तो वो इक्वेशन बन जाती है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी से अब आपको समझ में आ गया होगा कि होता क्या है। अभी देखो हम सॉल्व कर रहे थे, एक इक्वेशन ली थी, उसके पर्टिकुलर 2 रूट्स आ रहे थे। तो 2 रूट्स का मतलब क्या हुआ कि वो सिर्फ 2 वैल्यूओं पर संतुष्ट करती है, यानी 2 वैल्यू ही उसको सेटिस्फाइड करते हैं उस इक्वेशन को। तो उनके अलावा कोई नंबर अपने पास ऐसा नहीं था। लेकिन अब हम उन इक्वेशन की बात करेंगे जिनमें आप कुछ भी रखो, 2 रूट्स नहीं कि जितना चाहो आप उतना रखो, कुछ भी रख दो वो हमेशा वैलिड होगा, उनको बोलते हैं आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी आप यहाँ पर डाल दीजिए। आइडेंटिटी में आप थोड़ा लिख सकते हो, इफ एनी स्टेटमेंट इज ट्रू, इफ एनी स्टेटमेंट इज ट्रू, क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, इफ एनी स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x। क्या कहने का मतलब है मेरा यहाँ पे, देखो मैं बोल रहा हूँ आपसे, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट सही, यदि आपको क्या यानी कि इफ़ एनी स्टेटमेंट इज ट्रू, कोई भी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू दिया हुआ है आपको कि ये ट्रू है फॉर
ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स, यानी कि एक्स के किसी भी मान के लिए, एक्स के किसी भी मान के लिए कोई भी स्टेटमेंट ट्रू दिया हुआ है तो उसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी। क्या बोला मैंने? एक्स के किसी भी मान के लिए कोई इक्वेशन हो, कोई स्टेटमेंट हो, वो ट्रू है एक्स के किसी भी मान के लिए, तो हम उसको आइडेंटिटी बोल देते हैं। बस इतना ही है इसमें। अब इसके बारे में मैं आपको कुछ लिखता हूँ, एक दो एग्जाम्पल वगैरह, और इसके साथ आइडेंटिटी को और इक्वेशन को हम एक साथ देखते हैं कंपैरिजन करके। तो यहाँ पे आप लिखिए इक्वेशन और यहाँ पे लिखिए आइडेंटिटी। अब देखते हैं क्या अंतर होता है। इधर इक्वेशन लिख दिया, इधर आइडेंटिटी लिख दिया। तो देखो इक्वेशन क्या होती है। देखो इक्वेशन अभी हम पढ़े थे। इक्वेशन में मैं बोल सकता हूँ आपसे, यही ले लो 2x² माइनस 5x प्लस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसके अभी हम सॉल्व किए थे इसको, तो इसके सॉल्यूशन और रूट्स क्या आ रहे थे। इसके लिए हम सॉल्व करने पे x बराबर क्या आया था अपना, अभी जस्ट पहले किया है इसको, तो आप एक बार फिर से कर लेना चाहो तो। इसकी जो वैल्यूज आ रही थी वो क्या आ रही थी, x बराबर, यहाँ से हम क्या कॉमन ले रहे थे, 2x कॉमन ले रहे थे ना। तो यहाँ पे एक क्या बच रहा था अपने पास, x माइनस 1 था शायद। देखो 2x² ले रहे थे, इसको स्प्लिट किया था हमने किस में, माइनस 3x माइनस 2x में, और प्लस 3 था अपने पास इज इक्वल टू 0, यही था ना। तो यहाँ से क्या था, हम क्या किया था हमने, x कॉमन लिया था, तो यहाँ पे 2x माइनस 3 माइनस 1 2x माइनस 3। तो क्या लिख रहे थे, x की वैल्यूज क्या आई थी यहाँ पे, x बराबर, एक तो आया था 1 एंड एक आया था x बराबर 3/2। तो ये जो दो x की वैल्यूज आई थी, ये केवल और केवल वो वैल्यू है जिनके लिए ये इक्वेशन संतुष्ट होगी। यानी कि यही जो वैल्यूज हैं x की, दो वैल्यूज, बस इनके लिए ही ये वैलिड है। इसके अलावा आप कोई भी, यानी कि 1 के अलावा आप कुछ भी रखोगे तो ये संतुष्ट नहीं होगी, यानी कि ये रॉन्ग हो जाएगी। सिर्फ दो वैल्यू ऐसी हैं जिनके लिए ये वैलिड है। ठीक है, अब बात करते हैं आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी को मचाते हैं एक बार। अब यदि मैं आपसे बोलूँ, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है आपके लिए a प्लस बी होल स्क्वायर, और इसको लिखा हुआ है मैंने a²। अच्छा यही है, तो इसको मैं बोल रहा हूँ ये क्या एक आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, ये होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। कहने का मतलब क्या हुआ, अब आप यहाँ पे a और b की जगह कुछ भी रखो, जो चाहे रख सकते हो, सबके लिए क्या है ये सभी के लिए क्या होगा, ये वैलिड होगा। आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 3.1 रखो, 4.5 रखो, जो रखना है रख लो, हमेशा यही निकल के आएगा, यही वैल्यू आएगी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब x की सभी वैल्यू के लिए एक साथ क्या हो जाता है, ये एकदम वैलिड हो जाता है, तो हम उसको क्या नाम दे देते हैं, आइडेंटिटी। क्लियर, उसको हम आइडेंटिटी नाम दे देते हैं। तो अब इसी तरह से आप लिख सकते हो यहाँ पे sin² x प्लस cos² x, ये क्या होता है 1। तो अब आप यहाँ पे x की जगह एंगल, x क्या अपने एंगल यहाँ पे आप 30 डिग्री रखो, 40 डिग्री रखो, 50 डिग्री रखो, जो चाहे रख लो आप यहाँ पे, कोई भी एंगल रख लो, सबके लिए ये हमेशा 1 होगा। तो इसी की आइडेंटिटी की यही एक खूबसूरती होती है कि वो x के, यानी कि जो भी वेरिएबल है उसमें आप कुछ भी रखो, सबके लिए हमेशा ट्रू होता है। वो कभी भी ऐसा नहीं है कि यार ये तो सिर्फ इस वैल्यू के लिए। अब इसमें क्या है, अभी आप यहाँ पे 5 रख दोगे, पूरा गड़बड़ा जाएगा। ये हो जाएगा 25 इंटू ये 50 हो गया, और इधर क्या हो गया, ये 25, तो 50 माइनस 25 बचा प्लस 3 28, कहाँ हुआ 0। तो लेकिन यहाँ पे आप 30 डिग्री रखो, 40 डिग्री रखो, 55 डिग्री रखो। देखो अभी 45 ही रख लो। sin² 45 कितना होता है 1/√2, और 1/√2 पे आप स्क्वायर करोगे, प्लस इसका भी 1/√2 होता है, तो 1/√2 पे स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि 1/2 1/2 क्या हो गया 1। तो यही एक खूबसूरती है आइडेंटिटी की। आप चाहे जितने भी एग्जाम्पल इसमें ले सकते हो, इसमें चाहे जितने ले सकते हो, जहाँ पे भी हमें लग रहा है कि x की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये वैलिड है तो उसको हम इक्वेशन बोलते हैं, और जहाँ पे लगता है कि कुछ भी रख दो भाई ये सबके लिए वैलिड है, उसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। तो इतना सही फ़र्क है बस इसमें। अब हम आपको थोड़ा और आगे मूव कराते हैं, एक थोड़ा बेसिक बता देते हैं आपको। यहाँ पे लिखो आप, एक सेकेंड, मार्कर ये वाला,
यहाँ पे लिखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, हिंदी में बोले तो इसके लिए। तो इसके लिए बात करते हैं अभी हम, और बात कुछ इस तरह से करेंगे। देखिए इधर, यदि मैं कहूँ आपसे यहाँ पे a नॉट इज इक्वल टू 0, ए क्या है, नॉट इज इक्वल टू 0, तो जो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, तो यहाँ पे जो इक्वेशन होगी वो होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। क्या बात की हमने कि इस तरह से कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है और इसका ये नॉट इज इक्वल टू 0 हो, यानी कि पावर कितनी हो जाएगी फिर 2, यानी कि 2 पावर की जो भी पॉलिनोमियल होती है वो क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो a नॉट इज इक्वल टू 0 पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी नंबर ऑफ रूट की बात करें, नंबर ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ रूट ऊपर, यहाँ पे नंबर ऑफ रूट्स की बात करें तो वो कितने आएंगे इसमें, 2। क्लियर, 2 क्यों आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है, तो इसके 2 ही रूट्स मिलते हैं हमको। ठीक है, समझ में आता है। अब बात कर रहे हैं हम किसके लिए, अब बात कर रहे हैं a बराबर 0 लेकिन b नॉट इज इक्वल टू 0। a तो 0 है लेकिन b 0 नहीं है, तो ये बन जाती है क्या, लीनियर इक्वेशन। तो क्या बन जाती है, लीनियर इक्वेशन। क्योंकि देखो a बराबर 0 रखने पे क्या, ये टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म 0 होने के बाद ये हो जाएगा bx प्लस सी, तो bx प्लस सी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन। और जो इसके रूट आते हैं वो आते हैं भाई साहब 1, यानी कि इसका एक ही रूट मिलता है हमको बस लीनियर का, वो भी इसी x की वैल्यू के लिए जो यहाँ पे बची हुई है b के साथ। अब बात कर रहे हैं हम किसके लिए, a 0 और b भी 0 हो जाता है, लेकिन c 0 नहीं है यहाँ पे। इस c नॉट इक्वल टू 0 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेकिन c नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, तो इसको बोलते हैं पैराडॉक्स इक्वेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं विरोधाभास, लिख लो यहाँ पे विरोधाभास। इस तरह से जो इसके रूट होते हैं वो होते हैं 0, एक भी रूट हमें इसमें नहीं मिलता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, बेसिक है, बस एंजॉय करो, एंजॉय करते करते पढ़ोगे तभी मजा आएगा। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ a0, b0, c0, यानी कि तीनों टर्म 0 हो जाते हैं, तो भाई साहब ये बन जाती है आइडेंटिटी। क्या बन जाती है, आइडेंटिटी। अब ये आइडेंटिटी बन गई, और जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो होंगे इनफाइनाइट। क्या बोला मैंने, इनफाइनाइट, अनंत। भाई साहब अनंत रूट मिलेंगे, अनंत का मतलब आप चाहे कुछ भी रख लो, सबके लिए संतुष्ट है। तो कब होगा, जब a0, b0, c0। अरे सीधी सी बात है, जब ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो 0 बराबर 0 ही हो गया, तो होगा ही ना वो, तो क्या दिक्कत है। तो ये कुछ पॉइंट है, ये आपको एकदम मक्खन होने चाहिए, ये वाले कर्ली ब्रैकेट। क्लियर, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट लिखते हैं, बड़ा ही खूबसूरत पॉइंट है, ये आप नोट कर लेना। इसको मैं रफ करता हूँ, इसको मैं रफ करता हूँ। तो पॉइंट नोट कीजिए आप, मैंने एक पावर n के पॉलिनोमियल इक्वेशन के ठीक n रूट्स होते हैं। अपने पास कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन दी हुई है n पावर की, तो उसके जो रूट्स निकलेंगे वो n ही निकलेंगे। वही चीज़ मैंने आपको बताई थी क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक में कितना पावर कितनी होती है, 2, रूट कितने आते हैं 2। क्यूबिक में पावर कितनी होती है 3, रूट कितने आते हैं 3।
सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं हम अभी। कभी आप सॉल्यूशन दिमाग में चल रहा हो, सॉल्यूशन को साइड में रखो। वो क्या है, एक रियल वैल्यूज है, वो भी डिफरेंट। क्या है, रियल वैल्यूज, वो भी डिफरेंट, वो अपने दिमाग में साइड में होना चाहिए। बट अभी रूट्स की बात हो रही है। एक पावर n के पॉलिनोमियल इक्वेशन के ठीक n रूट्स होते हैं। मजे वाली बात क्या है, आपके पास कोई n पावर की कोई पॉलिनोमियल दी हुई है तो उसके लिए बोलेंगे कि इसके कितने रूट होंगे, n। लेकिन पावर n की पॉलिनोमियल होने के बावजूद भी उसके n से ज़्यादा रूट आ रहे हैं तो फिर वो क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी। ये है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको आप इतने स्टार मार के लिखना ना कि ये भी भूल ही ना पाएँ। तो जो वो पॉलिनोमियल है उसके जितने भी कोफिशिएंट है वो एक साथ क्या हो जाएंगे, फिर 0। इसका मतलब हुआ उस, यहाँ पे लिखो पॉलिनोमियल के सभी कोफिशिएंट एक साथ, बड़े सुंदर लिख रहा हूँ मैं आपके लिए, एक साथ 0 हो जाते हैं। ये पूरा आपको रट्टा हुआ होना चाहिए, बाकी समझा तो मैं रहा ही हूँ। तो देखिए ये इतनी बात हो गई, ठीक है। सभी जो पॉलिनोमियल के सभी कोफिशिएंट है वो क्या हो जाते हैं, एक साथ 0 हो जाते हैं। अब मैं आपको इसमें एक क्या दूंगा, एक क्वेश्चन दूंगा और उसके बाद फिर देखना कैसे मक्खन होता है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, कर देता हूँ। क्या है पॉइंट आपको याद हो गया, बाकी तो मैं इसको बार बार बोलता ही रहूँगा क्योंकि आदत है। आदत नहीं है आपको समझाना है, बस कुछ भी सोच लेते हो। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, बड़े ही सुनहरे शब्दों में। सुनहरे तो ऐसे बोल देते हो जैसे तो बिल्कुल ही अच्छे से लिखते हो। p² - 3p + 2 × x² प्लस p² - 5p + 4 × x प्लस p - p² = 0 के 3 रूट्स हों तो p का मान फाइंड करो। क्या बोला मैंने, p माइन, ये क्या सबको बोलने से अच्छा है कि दिस इक्वेशन कंटेन 3 रूट्स, तो p का मान बताओ। ये है क्वेश्चन। अब देखिए मैंने क्या बोला, आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे जो अपना ये है x² यानी कि इक्वेशन है वो क्या है, पहले तो यही पता होना चाहिए इक्वेशन है क्या, ये कौन सी इक्वेशन है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? किस किस को लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाथ खड़ा करिए। ऐसे कमेंट में आता है ना, आई थिंक ऐसे, तो वही वाला। तो किस किस को लगता है कि ये क्वाड्रेटिक है? मुझे तो यार बिल्कुल लगता है ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक क्या है, यानी कि जिसकी घात 2 हो बस वो क्वाड्रेटिक है, और क्या है। ठीक है क्वाड्रेटिक है, लेकिन क्वाड्रेटिक के लिए कंपलसरी क्या था, इसका पता होना था कि ये ≠ 0 तो नहीं है, तो क्वाड्रेटिक इसको नहीं बोल सकते। अभी मेरे साथ सबने राइट लगा दिया होगा, हाँ है। अरे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते समय मैंने बोला था आपसे कि x² यानी कि जो भी इसका कोफिशिएंट है वो पहले पता होना चाहिए कि कहीं 0 तो नहीं है, समझे। पहले पता होना चाहिए कि ये 0 तो नहीं है। अभी 0 हो गया तो क्या मज़े करते रह जाओगे, फिर क्या होगा, 0 हो गया तो कहाँ से रह गया क्वाड्रेटिक। तो ये नहीं है कि पावर 2 देखा बस हो गया, तो इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा संभल के चलो एकदम से, ऐसा नहीं कि बस थोड़ा समझे और उछाल मार दी गिर जाओगे नीचे। तो अभी पता लगाएंगे क्या है क्या नहीं है। अभी के लिए इतना पढ़ने से ही हम जज नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ये लाइन पढ़ी कि 3 रूट्स हैं, यानी कि कितने रूट्स रखती है, 3 रूट्स रखती है,
अब 3 रूट्स रखती है भाई साहब, इतना तो पता ही है पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल टर्म में तो लिखा हुआ है ये कुछ समथिंग a0 होगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a1 इंटू एक्स प्लस a3 इस तरह से इंटू एक्स की पावर 0, तो वो सब इस तरह से पॉलिनोमियल तो है, ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है। बट इस पॉलिनोमियल के कितने घात की पॉलिनोमियल है, 2 घात की, पावर कितनी है, यानी कि 2 पावर की पॉलिनोमियल है भाई साहब, और रूट्स कितने हैं 3, तो क्या हो जाएगा आइडेंटिटी। अभी बोला था ना जब n यानी कि पावर n है और उससे ज़्यादा रूट्स आ रहे हों तो वो एक साथ आइडेंटिटी बन जाती है, क्योंकि पावर यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है और रूट्स आने चाहिए थे 2 इस हिसाब से, यदि ये क्वाड्रेटिक होती या जो भी होता कुल मिला के कितने रूट्स आने चाहिए थे पॉलिनोमियल के हिसाब से 2, लेकिन रूट्स आ रहे हैं 3, तो क्या बोला गया था वहाँ पर जब रूट्स n से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो एक साथ क्या हो जाती है आइडेंटिटी। और ये भी बताया था कि उस इक्वेशन के सभी कोफिशिएंट क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, तो इसका मतलब हुआ बच्चों ये क्या हो गया 0, तो ये क्या हो गया p² माइनस 3p प्लस 2 बराबर 0, एंड ये वाला भी क्या हो गया 0 माइनस 5p प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एंड ये भी क्या हो गया p माइनस p² इज इक्वल टू 0। ये है मज़े वाली बात, समझे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि रूट ज़्यादा आ गए पावर से, तो ये सभी के सभी एक साथ 0 हो गए, क्योंकि तब ये 0 हो जाएंगे, सब के सब 0 होंगे तभी ये 0 हो सकता है, अदरवाइज ये 0 होगा ही नहीं, तो इक्वेशन ही गलत हो जाएगी ना। इसको 0 मत करो आप, ठीक है, नहीं कर रहे, x का पता नहीं क्या आएगा, जो भी आएगा, तो ये 0 नहीं हुई तो फिर ये भले 0 हो जाए, तो फिर ये दिस बराबर 0 कैसे हो सकता है, कैसे भी नहीं। तो समझो मैं बोल रहा हूँ ये 0 होना जरूरी है यदि ऐसा है तो, क्लियर। अब इनको सॉल्व कर लीजिए आप। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 हो गया, क्वाड्रेटिक नहीं है, हो गया ना क्लियर। अभी बोल रहे थे हाँ क्वाड्रेटिक है, तो ऐसे ही समझ लिया करो। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ये इसका फैक्टराइजेशन कर दीजिए, p² माइनस 2p माइनस p प्लस 2, किस किस को समझ में आया, किस किस को नहीं आया ये पूछ रहा हूँ मैं। तो देखिए इसके फैक्टराइजेशन हो गए बराबर 0, तो यहाँ से क्या p कॉमन आ गया, p माइनस 2 माइनस 1 p माइनस 2 बराबर 0, तो p की 2 वैल्यूज आ गई, एक आ गई 1 और एक आ गई 2, क्लियर। इसी तरह से इसको भी सॉल्व करते हैं, p² माइनस 4p माइनस p प्लस 4 बराबर 0, p कॉमन ले लेते हैं, p माइनस 4 माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, p माइनस 4 बराबर 0, तो p बराबर यहाँ से कौन कौन सी वैल्यू निकल के आई, p बराबर 1 आया, p बराबर 4। बात करते हैं इसके लिए, p कॉमन ले लेते हैं, p माइनस यहाँ पे 1 माइनस p बराबर 0। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ वो देखिए, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, इसको नीचे 0 भेज सकता हूँ, तो 1 माइनस p बराबर 0, और मैं यहाँ पे एक माइनस कॉमन लेता हूँ, तो p माइनस 1 बराबर 0, तो p बराबर क्या आता है 1। अब आप मेरे को बताइए एंड का मतलब क्या होता है। ये मैंने आपको बहुत बार बताया, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ये आपको उसमें सेट थ्योरी में बताया, ये मैंने आपको लॉगरिथम में बताया, उसमें भी आए थे कई जगह। तो इसका मतलब हुआ इंटरसेक्शन, यानी कि जो जो कॉमन मिल रहा है सब में से वो निकाल लो। भाई साहब p बराबर 1 कॉमन, भाई साहब p बराबर 1 कॉमन, भाई साहब p बराबर 1 कॉमन, तो जो p बराबर आया उसने क्या पूछा p, तो p की जो फाइनल वैल्यू आई वो आई अपनी 1। किस किस को नहीं चमका ये बताओ। कुछ नहीं किया मैंने, तीनों को बस ये चीज़ देखी और हम एकदम से उछल गए। हमने कहा यार x² है और रूट 1 ज़्यादा है उससे, तो बस हो गया काम, सबको 0 कर दिया एक साथ। और 0 करने, ये 0 ये 0 ये 0 ये तीनों एक साथ 0 होंगे तभी काम चलेगा। और ये 0 कब होगा, इन 2 वैल्यूओं पर, ये 0 कब होगा, इन 2 वैल्यूओं पर, ये 0 कब होगा, इस 1 वैल्यू पर। अब हमें वो चीज़ देखनी है जिसके लिए सभी के सभी जी एक साथ 0 हो जाए, तो वो ओनली 1 वैल्यू ऐसी है जो इसको भी 0 करेगी, इसको भी 0 करेगी, इसको भी 0 करेगी। इसीलिए बोल रहे हैं p बराबर 1 पर, p बराबर आप 1 रख दो इसमें, ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। यदि p बराबर 1 रखोगे तो ये 1 माइनस 3 प्लस 2, तो 1 माइनस 3 प्लस 2 यानी कि 3 माइनस 3 0, तो ये हो गया 1 माइनस 5 प्लस 4, 1 प्लस 4 5, 5 माइनस 5 0, 1 माइनस 1 स्क्वायर, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 बराबर 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, फाइनली 0। तो ये है आइडेंटिटी का कमाल। कितने अच्छे से आंसर निकाल के दिया ना इसने, मज़ा आ गया। अब एक और टॉपिक इसमें ले लेते हैं, पहले मैं देख लेता हूँ वीडियो की लेंथ कितनी हो गई है। पता चला कि 1 आवर से ऊपर, ओहो सॉरी, ये तो 1 घंटे से ऊपर गई। तो अब अपना बचा हुआ है इसमें क्या, यानी कि एक पूर्ण वर्ग बनाना, यानी कि कंप्लीट स्क्वायर,
स्क्वायर को कंप्लीट करना, वो बचा हुआ वो पढ़ेंगे, बाकी तो चलता रहेगा। क्या तो बेसिक था तो बेसिक में इतना हो गया, इसको एंजॉय कीजिए। तो अपना कंप्लीट स्क्वायर बचा हुआ है और अपना बचा हुआ है श्री धराचार्य। धराचार्य जी को तो बड़े मज़े से पढ़ेंगे ना, मज़ा आ जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, वेट कीजिए, तब तक के लिए इसको ही रिवाइज कीजिए और एंजॉय कीजिए इन सब के साथ, बना के देखिए इसी तरह से कुछ आइडेंटिटीज़, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।